और शुरुआत केरला से करेंगे, जहां शदीद बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इस हवाले से महकमे मौसमियात ने 6 अजला में रेड अलर्ट जारी किया है। 7 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक सैलाब और लैंडस्लाइड से 6 अफराद की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन से जायद अफराद लापता हैं। वहीं रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव के काम में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शाम को हंगामी मीटिंग तलब की है। और ताज़ा अपडेट के लिए सीधे हम रुख करेंगे केरल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मनु भरत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, इस वक्त अपडेट क्या कुछ है? सूरत हाल सिचुएशन कैसी है? मनु, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, बारिश क्या अब कम क्या हो चुकी। अपडेट है? इस वक्त सिचुएशन कैसी है? अब बारिश अभी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन जो पिछले 2 दिन के बारिश में बहुत सारे लॉसेस हो चुका है। अनऑफिशियल सोर्सेस के तरफ से हमें ये पता चल गया कि 10 लोगों का मौत हो गई है और 40 लोग अभी भी मिसिंग है। उनके लिए अभी सर्च चल रहा है। सर्च ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशंस और इन फुल स्विंग में चलती है। और एनडीआरएफ की टीम है, सेंट्रल केरला है मोस्टली अफेक्टेड है। इधर एनडीआरएफ की टीम भी है और हमारा सेना की लोग ऑफिसर्स भी इस रिलीफ ऑपरेशंस में एकदम शामिल है। और सेंट्रल केरला में आज 2 व्यक्तियों का मृत्यु हो गया है। एक मृत्यु हो गया है कांजिरापल्ली में, एक औरत का, और एक ऑटो चालक का मृत्यु हो गया है कुटिकल में। अभी स्टेट गवर्नमेंट लोगों को रेड अलर्ट दिया है। हमारा जो डैम का वाटर लेवल बहुत इंक्रीज हो चुका है और डैम और 20 से ज्यादा डैमों का शटर भी ओपन किया है। इसलिए बिल्कुल जो बिल्कुल। रिवर्स मनो, ये हालात, सिचुएशन इतना ज्यादा वर्स कैसे हो गया? हालात इतने ज्यादा खराब कैसे हो गए? पहले से क्या कोई अलर्ट नहीं था कि इतनी इस तरह का सैलाब और बारिश हो सकती है? पहले तो अलर्ट सबको अलर्ट भी दे चुका है और मौसम विभाग का जो मैसेज भी आ चुका है, रेड अलर्ट भी दिया है। लेकिन बारिश तक कंटिन्यूस, सेंट्रल केरला में कंटिन्यूस बारिश के वजह से उधर थोड़ा सा फ्लडिंग हो गया है। लेकिन अभी तो बारिश तो कम हो गया है, लेकिन जो और वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जो अभी हमारे डैम का शटर वगैरह खोल दिया है, तो इसलिए जो नदियों में वाटर लेवल इंक्रीज करेंगी और जो हाउसेस का जो डैमेजेस हुआ है और कुछ जगहों में जो पानी घर के अंदर घुस गया है, और तिरुवनंतपुरम जैसा जगह में जो बारिश के वजह से उनका घर घर में डैमेजेस हो गया है। लेकिन उधर सब एक फायरफोर्स टीम हाई अलर्ट में है। हमारा सेना लोग भी हाई अलर्ट में, एनडीआरएफ टीम भी अलर्ट है। तो इसका जो रिलीफ ऑपरेशन फुल स्विंग में है और रिलीफ कैंप की भी तैयारी पहले ही कर चुका है और 33 कैंपेन हम इधर शुरू बिल्कुल। मनु भरत, सबसे ज्यादा कहां पर नुकसान हुआ है? केरल का कौन सा एरिया है? सेंट्रल केरल की बात करें या वेस्टर्न या ईस्टर्न, कौन सा केरल का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? 2 डिस्ट्रिक्टों में ज्यादा नुकसान हुआ है। एक कोट्टयम है और दूसरा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। 2 जगह में बहुत सारे नुकसान हो गया है। एक कोट्टयम में कुटिकल नामक जो जगह है, इधर सबसे ज्यादा नुकसान हो गया है। इधर 8 लोग अभी भी मिसिंग है। इधर ही हमारा जो सेना और एनडीआरएफ, ये मिसिंग लोग जो है उनको उनके सर्च ऑपरेशंस, उनके लिए सर्च ऑपरेशंस अभी जारी रहा है। और कोट्टयम में हमने 33 कैंप, रिलीफ कैंप शुरू किया है। 300 से ज्यादा लोगों को अब कैंप में शिफ्ट किया है। तो बारिश और एक और दिन 2 दिन कंटिन्यू करने के भी अलर्ट दे दिया है। लेकिन हमें एक आश्वास का बिल्कुल मनु भरत, आप भी अपना ख्याल रखिए। जाहिर सी बात है कि बारिश कम हुई है और उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतर होंगे। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनु भरत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर
अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है। हिंदुस्तान ने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान के हवाले से कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग की मेजबानी की तजवीज़ पेश की है। खित्ते के अहम स्टेक होल्डर्स बशमूल रूस, चीन और पाकिस्तान को इस इजलास में मदऊ किया गया है। भारत ने दिल्ली में होने वाली मीटिंग के लिए 10 और 11 नवंबर की 2 तारीखें तजवीज़ की हैं। ये दावत पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ को उस वक्त दी गई है जब दोनों ममालिक की सरहद पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। वजारत खारजा के जराये के मुताबिक इस दौरान हिंदुस्तान 20 अक्टूबर को मास्को फॉर्मेट के इजलास में शिरकत करेगा। वाज़ेह कि भारत ने 31 अगस्त को दोहा में तालिबान के साथ पहला बाज़ाब्ता मुआहदा किया था। तो वहीं वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज सहरोज़ा दौरे पर इजराइल रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान वो इजराइल की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेफ्ताली, इजरायली वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती मुशीर समेत दीगर लीडरों से एस जयशंकर मुलाकात करेंगे। एस जयशंकर के दौरे के हवाले से हिंदुस्तान में इजराइल के सफ़ीर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एस जयशंकर का इजराइल दौरा अहम है। हिंदुस्तान इजराइल का दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारा मुल्क एस जयशंकर का मुंतजिर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के भट्टाधुरियन में पिछले 4 दिनों से मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बीती शब किस तरह हिफाजती दस्ता जंगल के साथ पुंछ हाईवे पर मुतहर्रिक और चाको चौबंद रहा और कितनी मशक्कत के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। न्यूज़ 18 की टीम ने इस वक्त इनकाउंटर साइट से एक्सक्लूसिव जायजा लिया। हिफाजती दस्तों के जवान जंगल के बाहर और अंदर रात भर डटे हुए थे। दूसरी तरफ आर्मी की जानिब से वक्तन फौक्तन आसमान में रोशनी के गोले दागकर इलाके को रोशन किया जा रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए। पुंछ के भट्टाधुरिया में पिछले 3 दिनों से लगातार आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल जंगल में आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के जवान पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर लगातार मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई आतंकी ना गुजर सके। आतंकी लगातार जो है पुंछ जिले के सुरनकोट के चमरेड़ और उसके बाद भट्टाधुरिया में अपनी जो गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसको देखते हुए पूरी तरह से इस हाईवे पर चौकसी बरती गई है और जवान जो हैं जंगल के साथ साथ हाईवे पर भी मुस्तैदी से पहरा देते हुए इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आतंकवादी यहां से ना निकल सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में कोरोना के मामले बतदरीज कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 14,146 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 19,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। इसी दौरान 144 अफराद की मौत भी हुई है। मुल्क भर में 1,95,000 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जो कि अब तक की सबसे कम तादाद है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4,52,000 अफराद इस वबा से जाँ बहक हो चुके हैं। 97 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। और अब बात महंगाई की। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 35-35 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपये 84 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपये 57 पैसे फी लीटर है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 77 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 102 रुपये 52 पैसे फी लीटर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस महीने लगभग हर रोज बढ़ी हैं। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही पेट्रोल 2 रुपये 80 पैसे और डीजल 3 रुपये 30 पैसे तक महंगा हो गया था। सबकी जेब में फर्क पड़ता है। जहाँ गाड़ी पहले 2-3 दिन चलती थी, वहाँ एक ही दिन में पेट्रोल खत्म हो जाता है। बहुत फर्क पड़ता है जेब पर। काफ़ी 102 रुपये लीटर हो गया है। अरे बहुत दिक्कत हो रही। 200 का भराते हैं, जब 400 का भरा रहे हर दूसरे रोज। बहुत दिक्कत है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। जो भी पार्टी आती है वो विरोधी हल्ला मचाती है दूसरे के खिलाफ, ओके। हर आदमी का, हर लेबर का, हर कर्मचारी का पैसा भी बढ़ता चला जाता है। लोग रोते ज़रूर हैं, पैसा भी तो बढ़ता है। मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ,
मुझे डीए मिलता है। एक लेबर का जो 50-100 पाता था उसको अब 450 मिलता है, मिस्त्री को 700 मिलता है। तो आई एम सेटिस्फाइड, टोटली सेटिस्फाइड। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है और ख़ासतौर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और आज फिर 35 पैसे का इजाफा किया गया है। आम लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, लगातार पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का साफ कहना है कि सरकार को अब सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है वो अपने चरम स्तर पे पहुंच चुकी है। जो पेट्रोल हम पहले 200 रुपये में काम हो जाता था, वो अब 500 रुपये में भी वो काम नहीं हो पाता है। मतलब लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और इसके साथ साथ पेट्रोल डीजलों की कीमतों के साथ साथ सीएनजी और पीएनजी की जो कीमतें हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। इस महीने की अगर मैं बात करूं तो इस महीने में सिर्फ 3 दिन ऐसे थे जब पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। अदरवाइज डेली पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। लोग हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया बताओ, पेट्रोल डेली बढ़ रहा है, पेट्रोल डेली बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? बहन मैं कुछ नहीं कह सकता। पेट्रोल डेली बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? ये जो सरकार है ना, ज़्यादा दिन की नहीं है। जितना ही पेट्रोल डीजल बढ़ा रही है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं है। 2022 में सरकार चेंज हो जाएगी बीजेपी की, फिर पेट्रोल डीजल दोबारा जो सरकार आएगी ना वो कम करेगी। पब्लिक की इतनी परेशानी है पब्लिक की, पेट्रोल महंगा, घर का राशन महंगा है, सारी चीज़ महंगी है। तो परेशान करके रख रखा है लोगों ने। बढ़ा देते हैं 2 मिनट में कैसे ही परेशान करके रखा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप क्या कहेंगे? पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो बराबर बढ़ता चला जा रहा, कमर तोड़ रहा गरीब आदमी की। आमदनी इतनी है नहीं, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। बहुत परेशान है पेट्रोल बढ़ने से। और भी लोग हैं यहाँ पे जो पेट्रोल की क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, महंगाई एकदम चरम पे पहुँच गई है। मैम अब कर भी क्या सकते हैं, मजबूरी है, बाइक चलाना, वाहन चलाना मजबूरी है। जॉब पे जल्दी टाइम से पहुंचना होता है, वैसे जाएंगे इस वजह से तो टाइम लगेगा। लेकिन मजबूरी है। पहले कितने का डलवाते थे पेट्रोल, अब कितना फर्क आ गया है? तो बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क। सुना आपने यहाँ पे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पहले और अब में जस्ट दुगने का फर्क हो चुका है। महंगाई जो है उसने जनता की कमर तोड़ दी है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उससे महंगाई भी लगातार बढ़ रही है और साथ ही घर का जो बजट है, जो घर के किचन का बजट है, वो भी बिगड़ गया है। क्योंकि बिल्कुल प्रीति, हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत तो 100 रुपये से ज्यादा की हो गई, 100 रुपये को पार कर चुका है पर लीटर। और इसी तरह से जिस तरह से अब कीमतें बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि डीजल भी 100 रुपये के ऊपर निकल जाएगा। प्रीति, मेरा सवाल आपने सुना है। मेरा सवाल यह था कि पेट्रोल तो 100 रुपये से ज्यादा में बिक ही रहा है, लेकिन जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, अगर ऐसे ही पैसे बढ़ते रहे तो डीजल भी आने वाले दिनों में 100 रुपये से ज्यादा महंगा मिलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों का कहना है और जिस तरीके से हम ये पेट्रोल डीजल हम खुद ही देख रहे हैं, रोज़ हम लोग अपने चैनल के माध्यम से ये बताते हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बाहर आयात तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि पहले भी ऐसे होता था, पहले भी तेल की कीमतें बढ़ती थी, लेकिन जिस तरीके से अब जो आंकड़ा है पेट्रोल और डीजल का, जो 100 के पार चला गया है, वो अब आम आदमी की पहुंच से निकलता जा रहा है। क्योंकि आम आदमी की बस की बात नहीं है कि 100 के पार जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो उसको भरवा सके। पहले जो काम 100 रुपये में होता था वो काम अब 200 रुपये में होता है। जस्ट दुगना का अंतर आ गया है। और ये दुगने का जो अंतर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है और आम आदमी की कमर टूट रही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यौम सर सैयद की।
आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां की 204वीं यौम विलादत है। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई थी। कौम को असरी उलूम से आरास्ता करने की गरज से सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इस इदारे का क़याम अमल में लाया, जो 1920 में हुकूमत हिंद के तहत यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जा सका। 17 अक्टूबर को हर साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत दुनिया भर में तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। इस मरतबा कोरोना ज़ाब्तों के सबब ऑनलाइन प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। AMU रोशन कुमकुमों से जगमगा रहा है। बाबा कौम सर सैयद अहमद खान की यौम विलादत की तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर हैं, जबकि बतौर मेहमान एजाजी प्रिंस डॉक्टर कायद जौहर इजुद्दीन है। सर सैयद अहमद खान की 204वीं यौम पैदाइश पर आज यूनिवर्सिटी की तारीखी जामा मस्जिद में बाद नमाज फजर कुरान खानी का एहतमाम किया गया। इसके बाद मज़ार सर सैयद पर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर और दीगर जिम्मेदारान ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए, जिसमें कसीर तादाद में असातिज़ा, तलबा और यूनिवर्सिटी के मुलाज़मीन मौजूद थे। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने दुनिया भर में फैले अली बिरादरी को बाबा कौम की यौम विलादत पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज हमारे एहतिसाब का दिन है। हमें सर सैयद के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद करना चाहिए और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम अंजाम दें। वहीं असातिज़ा ने भी सर सैयद के मिशन को तक़वियत देने के साथ इस पर चलने और तालीम की शमा रोशन करने पर जोर दिया। मुबारकबाद देते हैं आज सर सैयद डे पे, इसलिए ये एक ऐसा दिन है जिसके पूरे दुनिया में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, वेल विशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, चाहे वो अलीगढ़ में हो चाहे वो अलीगढ़ से बाहर हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वो आज इस डे को सेलिब्रेट करता है और अलग अलग तरीक़े से सेलिब्रेट होता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम लोगों को जो सर सैयद ने रास्ता बताया था पढ़ाई का, डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, उस सब पे हम लोग चलें और यूनिवर्सिटी की और कम्युनिटी की और तरक्की हो आगे। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान का जो मिशन था वो ये था कि ख़ासकर मुसलमान कौम में तालीमी बेदारी आए और जो दूसरी कौमें पूरी दुनिया में जो तरक्की कर रही हैं उसका वाहिद जीना वो तालीम है। तो मुसलमानों में कहीं ना कहीं उस वक्त भी तालीम की कमी थी, तो उसको देखते हुए सर सैयद ने इस इदारे का क़याम किया। लेकिन ये इदारा अपने 100 साल से ज़्यादा अरसे को पूरा कर चुका है। कहीं ना कहीं सर सैयद का जो मिशन था, जो तहरीक थी, जो उनका ख्वाब था, वो पूरा हुआ है। यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हर अली की ये जिम्मेदारी है कि वो सर सैयद अलैहिर्रहमा के लिए दुआ करे और उनके बारगाह के लिए दुआ करे और उनके जो उनके रास्ते हैं उस पर चले और अपने साथ साथ और जो अपने छोटे हैं उनकी जिम्मेदारी को लेकर चले और तालीम याफ्ता बनाए सबको। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।